प्यारे साथियों, आज आपको नौकरी कैसे ढूंढ सकते हैं और अपने बायोडाटा के बारे में किस तरीके से आप अपना बायोडाटा अच्छे तरीके से बना सकते हैं जिससे कि वो 100% शॉर्ट लिस्ट हो जाए और आपको नौकरी बड़े आसानी से मिल जाए। इसलिए ये मेरी YouTube पे केवल दूसरी वीडियो है, इसलिए कृपया कोई गलती हो तो माफ़ करना। इसलिए सभी बेरोज़गार भाइयों के लिए मैं ये पोर्टल शुरू कर रहा हूँ। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको आ रही जॉब ढूंढने में परेशानी, उसको कैसे अपना CV अपना अच्छे तरीके से बना सकते हैं। यहाँ मैं आपको एक CV का डिज़ाइन दिखाता हूँ जिसमें आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ कहाँ कहाँ पे होनी चाहिए। देखिए, मैं यहाँ दो फॉर्मेट दिखाऊंगा, एक प्रोडक्शन का और एक मेंटेनेंस में किस तरीके से आप बना सकते हैं। देखिए, सबसे पहले करंट CTC लिखो अगर आप काम कर रहे हो तो, नहीं कर रहे हो तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं। इसके अपना मेल ID डालिए या फ़ोन नंबर डालिए, अपना एड्रेस डालिए, ये डालिए। फ़ोटो डाल सकते हैं तो डालिए, नहीं कोई ज़रूरी भी नहीं है फ़ोटो। तो सबसे पहले हमने ये दिखाना कि हम हैं, हमारे पास है क्या। हमारे पास मैट्रिकुलेशन है कितने नंबरों में, पॉलिटेक्निक किया है, मैकेनिकल किया है, BTech डिप्लोमा CNC प्रोग्रामिंग में किया है, जो आपके अंदर है। जैसे मैंने 10वीं की है इस साल में इतने % मार्क्स में। पहले हमने अपने आप को दिखाना पड़ेगा हमने क्या आता है, क्या हमने सीखा हुआ है। आफ्टर दैट आपने कभी कोई काम किया है तो आपने वो बताना है कि मैंने, और कहाँ से शुरू करना है। जो लास्ट आपकी कंपनी है वहाँ से शुरू करना है। लास्ट कंपनी हाईवे इंडस्ट्रीज लिमिटेड है मेरी, तो मैंने वहाँ 2015 से काम शुरू किया था और आज तक कर रहा हूँ, तो 5 साल मेरे वहाँ पे हो चुके हैं। तो मेरी कंपनी की प्रोफाइल कि मेरी कंपनी क्या बनाती है ये बहुत ज़रूरी है। जो भी आप कंपनी का रेफरेंस डालते हो तो उसमें बहुत ज़रूरी है कि वो क्या क्या काम करती है कंपनी आपकी, और काम के साथ साथ कंपनी के बारे में भी पता होना चाहिए जिससे कि आपका बायोडाटा बड़े आसानी से शॉर्ट लिस्ट हो जाए। अब अगला पार्ट आता है, सीधा कंपनी के बारे में आ गए कि हाईवे इंडस्ट्रीज़ है मेरी, ये क्या क्या बनाती, फ्यूल टैंक बनाती, फ्रेम बनाती है, जो भी बनाती है वो लिख दिया इसमें। और वहाँ पे मेरी जॉब प्रोफाइल क्या है, वहाँ मेरे पास क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये ज़रूरी लिखना है वहाँ पे। अगर ये नहीं लिखोगे तो उनको समझ में नहीं आएगा आप क्या जानते हो, कैसे आपका बायोडाटा शॉर्ट लिस्ट करेंगे। आप लिख दोगे 10वीं 12वीं कर रखी, मैंने BA कर रखी, एक्सपीरियंस है मेरा उसमें, किस चीज़ में एक्सपीरियंस है। ये जैसे ये मेंटेनेंस का है तो देख कर सकते हैं कि कोऑर्डिनेटर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स जॉब, इंटायर प्लांट, BDM ब्रेकडाउन एनालिसिस, प्रोवाइड सोल्यूशन, टेक एक्शन एंड स्टैंडर्डाइजेशन, मेक प्रोएक्टिव एक्शन प्लान, डिस्कस विद टॉप मैनेजमेंट, फाइनलाइज। क्योंकि जब भी कोई प्रॉब्लम होएगी तो पहले ही तो अपने यहाँ प्लान बनाओ, फिर टॉप मैनेजमेंट के पास जाके पूछो जी ये प्रॉब्लम आ रही है, इसका सोल्यूशन ये है, आप बताओ। पैसे इन्वेस्ट आपने करने हैं। ट्रू ब्रेकडाउन एनालिसिस, ट्रू ब्रेकडाउन एनालिसिस ये होता है कि जो एक्चुअल में हम मेंटेनेंस कर रहे हैं अपनी मशीनों का वो किस तरीके से करने हैं। जैसे 2 तरीके से मेंटेनेंस होता है, एक तो एक टूल बॉक्स लेकर एक टेक्नीशियन मशीन पे जाता है और फॉल्ट फाइंड करके और उसका सोल्यूशन करके वापस आता है, और दूसरा ये होता है कि वो अपना टूल बॉक्स लेके नहीं जाता। कहीं प्लांटों में मैंने देखा है तो वो केवल एलन की बॉक्स लेके चला जाएगा, एक पेचकस लेके चला जाएगा, एक टेस्टर लेके चला जाएगा, तो फिर 10-11 की चाबी चाहिएगी या कोई चाबी चाहिएगी, बार बार अपने ऑफिस में आता है लेने के लिए, इससे नेसेसरी टाइम लगता है। और एक्चुअल में जो लगा हुआ टाइम है ट्रू ब्रेकडाउन एनालिसिस के द्वारा हम उसको कम कर सकते हैं, ब्रेकडाउन टाइम को बहुत कम कर सकते हैं। प्लान ऑफ मशीनरी कंडीशनिंग, कुछ मशीनें ऐसी चलती चलती बिल्कुल ऐसी गड़बड़ हो जाती हैं तो उसकी रिकंडीशनिंग की ज़रूरत होती है, लेकिन मल्टीनेशनल कंपनी में रिकंडीशनिंग नहीं होती, इससे पहले तो स्क्रैप हो जाती हैं। लेकिन जो हमारी इंडियन कंपनी है वो मशीनों को इतनी आसानी से स्क्रैप नहीं करती, वो उसी से कमाती रहती हैं, इसलिए उसकी रिकंडीशनिंग और ओवरहालिंग की ज़रूरत होती है।
और कुछ ऐसी पुरानी भी मशीनें हैं जो आज के समय के अनुसार ओल्ड हो गई, तो उसमें रिट्रोफिटमेंट के द्वारा अदर फैसिलिटी ऐड करके उनको भी कामयाब किया जा सकता है। और ये टेक्निक्स होती हैं मेंटेनेंस में FMEA फेलोर मोड इफेक्ट एनालिसिस, MTBM मीन टाइम बिटवीन फेलोर, MTTR मीन टाइम टू रिस्टोर, IBM इंस्पेक्शन बेस्ड मेंटेनेंस, इंस्पेक्शन करो जो भी खराबी मिले उसको ठीक करो, TBM टाइम बेस्ड मेंटेनेंस, हर 6 महीने में, हर 1 महीने में, हर साल में एक बार हमने TBM करना है। RCF है रूट काज फाइंड एनालिसिस, कि हमने देखना है कि मशीन ब्रेकडाउन हुई तो उसका रूट काज क्या है जिससे कि वो दोबारा ना हो, इसके लिए हमने परमानेंट सोल्यूशन उसका करना चाहिए। वही ओवरऑल इक्विपमेंट एफिशिएंसी, इस टेक्निक से हम परफॉर्मेंस जांच सकते हैं मशीन की क्या परफॉर्मेंस आ रही है। मेंटेनेंस स्टोरेज सिस्टम, और मेंटेनेंस आप करने लग गए तो आपके पास अगर स्पेयर होगा ही नहीं, आप क्या मेंटेनेंस करोगे। इसलिए मशीन का स्पेयर का एक स्टॉक हो, और स्टॉक एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के द्वारा हो और प्रॉपर लोकेशन पे हो। और नया परचेज करना है तो उसकी इंडेंट कैसे करना है, उसको परचेज रिक्वेस्ट कैसे मंगानी है, उससे आपको कोटेशन कैसे मंगानी है, ये सब आपको पता होना चाहिए। कॉस्ट डाउन एक्टिविटी करनी है, सब पूरे सेक्टर में कॉस्ट डाउन एक्टिविटी एक मेन आजकल फंडा बना हुआ है कि कॉस्ट हम कम से कम कैसे कर सकते हैं। सब जगह कार भी दिन ब दिन सस्ती होती जा रही हैं, कार और बहुत सारे सामान कम मतलब कॉस्ट पे आ रहे हैं और उनकी लगातार डिमांड भी बढ़ रही है, लेकिन कम पैसे में। जैसे अब जियो मार्केट में खड़ा हुआ है, और जैसे BSNL है, BSNL का प्लान सबसे सस्ता है 399 रुपये में, पूरे 300 दिन का है, लेकिन उसकी औकात पहले ही ख़राब हो चुकी, इसलिए आदमी उस पर कोई विश्वास नहीं कर रहा। इसलिए महंगे प्लान जियो के एयरटेल के इनके लेने के लिए मजबूर है, क्योंकि उसे विश्वास नहीं है इस पर, जबकि इसकी बहुत अच्छी सर्विस है। मैं यूज़ कर रहा हूँ पिछले 1 साल से BSNL को, रोमिंग में भी फ्री चलता है, सही चलता है। लेकिन यही है कॉस्ट डाउन एक्टिविटी है, नहीं कर रहे हैं। BSNL वाले सरकारी कंपनी है, क्या देखते हैं ये। कॉस्ट डाउन एक्टिविटी के बाद है कि आपके जो लड़के आपके साथ काम करते हैं आपकी टीम में, उनकी भी ट्रेनिंग देनी है, उनके लिए PPT बनानी है, उनको मोटिवेट करना है और उनका स्किल को अपग्रेड करना है। ये भी आपने करना है, उनको ट्रेनिंग दो, बार बार उनको समझाओ, बार बार उनकी क्लास लो, 2-2 लड़कों को निकाल के उनकी क्लास लो, उनको बताओ कि ये चीज़ करना है। उनके लिए एक लिस्ट बनाओ कि PM के लिए जा रहे हो तो ये पॉइंट आपने चेक करने हैं। उनको बताओ, उनके काम को इतना आसान कर दो कि कोई भी एक नया लड़का आप भर्ती करो वो भी वो काम कर ले। ब्रेकडाउन का एक रिकॉर्ड होना चाहिए कि पता लगे कि 1 महीने में एक मशीन तो हो रही है 20 बार ब्रेकडाउन और एक हो रही है 1 बार भी नहीं हो रही, तो हम उसका PM हर महीने में कर रहे हैं दोनों का। तो क्यों कर रहे हैं हम उसका PM, इसका मतलब उसके PM को हम 6 महीने के लिए आगे एक्सटेंड कर सकते हैं जो सही चल रही मशीन। इस तरीके से इसको देखना होता है। PM रिकॉर्ड हमारा इसमें हेल्प करता है। PM प्लान और एक्चुअल, कई बार प्लान प्रिवेंटिव के लिए मशीनें नहीं मिलती, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के लिए, तो हमने उसका प्लान तो बनाया लेकिन उसे एक्चुअल करने का भी हमारे ऊपर प्रेशर होता है। लेकिन होगा कैसे जब प्रोडक्शन डेली चल रही है, इसलिए उसको भी टॉप मैनेजमेंट्स के साथ बैठ के डिस्कस करके तभी इसको मेंटेन करना पड़ता है। मशीन ऑपरेशन कैसे करेगी, मशीन कैसे चलानी है, उसका एक मैनुअल बनाना चाहिए, मेंटेनेंस का काम है ये। और ऑडिट कंट्रोल और स्मूथ रन, जिससे कि मशीनें बहुत आसानी से और सही तरीके से चल सकें। डाटा MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, डेली जो आपका मेंटेनेंस का जो घटनाक्रम है वो लिख के अपने हायर अथॉरिटी को देना, उसको बनाना, मेंटेन करना, शेयर करना टॉप मैनेजमेंट से, ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मेंटेनेंस में। ISO का भी आजकल बहुत बड़ा रोल है इंडस्ट्री की ग्रोथ में। ISO 9002, TSISO, TSA टेक्निकल स्टैंडर्ड है, ISO है, OSAS है। डॉक्यूमेंटेशन इसका आना चाहिए आपको। डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है मेंटेनेंस की, ISO में, ISO और TS में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, वही मशीन की लिस्ट, प्रिवेंटिव लिस्ट और एक्चुअल लिस्ट। अगर कोई फेल्योर हुआ है तो उसका काज एंड इफेक्ट एनालिसिस, और जो भी आपके हम मापी यंत्र है मेंटेनेंस में, जैसे वोल्ट मीटर है, एम्पेयर मीटर है, या फिर कोई स्केल है, या कोई वेट मीटर है,
या कोई TDS मीटर है, या पानी को नापने वाला कुछ है, या प्रेशर को नापने वाला CFM नापने वाला प्रेशर गेज है, तो जो भी है इन्हें सब की कैलिब्रेट रिपोर्ट होनी चाहिए। एक वैध लेबोरेटरी के द्वारा इसकी रिपोर्ट तैयार होनी चाहिए। ये OSAS, TS और ISO के यही फंडे हैं। और ISO अब ये कह रहे हैं कि ISO 9001 और 9002 हो गए, तो 14001 क्यों बनाया? 14001 का मतलब ये है कि 14001 है सेफ्टी से संबंधित। ये SHE आता है, सेफ्टी हेल्थ एंड इन्वायरमेंट, सेफ्टी हेल्थ एंड इन्वायरमेंट आता है, और वो भी कंपनी के अंदर का। और फिर जब ISO कंपनी के अंदर का आ गया तो OSAS क्यों है? OSAS है कंपनी के बाहर के वातावरण के बारे में, जो हमारे समाज के प्रति दायित्व है कंपनी के, वो या हम कोई कचरा निस्तारण सही कर रहे हैं कि नहीं, या हम कोई रेन हार्वेस्टिंग कर रहे हैं कि नहीं, ये OSAS के अंदर आता है। इसलिए फाइनल ऑडिट के लिए मेंटेनेंस की लिस्ट मैंने लगभग बता दी है आपको। ISO में मशीन की लिस्ट, प्रिवेंटिव की लिस्ट और एक्चुअल की लिस्ट, और ब्रेकडाउन का रिकॉर्ड, MTBF, MTTR, ये दोनों का डाटा निकला होना चाहिए। मीन टाइम टू रिस्टोर कितना है आपका, और मीन टाइम टू रिस्टोर क्या निकलेगा? टोटल नंबर ऑफ ब्रेकडाउन को डिवाइड करेंगे हम, नंबर ऑफ ब्रेकडाउन हावर को हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ब्रेकडाउन से, तो हमारा ये ब्रेकडाउन बिटवीन फेलोर आ जाएगा। और आफ्टर दैट MTTR, मीन टाइम टू रिस्टोर, जितनी भी ब्रेकडाउन आई हैं उसको हम दिनों से भाग कर देंगे कि 6 महीने में दिन कितने हुए और 6 महीने में ब्रेकडाउन घंटे कितने हुए, उसको हम दोनों को भाग कर देंगे, तो हमारे पास मीन टाइम टू रिस्टोर आ जाएगा। और OEE के बारे में आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं। ओवरऑल इक्विपमेंट एफिशिएंसी, OEE 3-4 प्रकार से निकाली जाती है। ये इसको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये लिख के बतानी पड़ेगी, इसलिए आज खाली ये ऑप्शन है। तो मेरी ये जो है मशीनें क्या हैं, अगर मेंटेनेंस में के लिए अप्लाई कर रहे हो तो अपनी बायोडाटा में मशीनें भी लिखें कि वहाँ क्या क्या मशीनें हैं। भले ही आपको उसको आता हो या नहीं होता, वो बहस का विषय नहीं है। आप ये लिखें कि ये मशीनें वहाँ पे मैंने देखी हैं, चलाई हैं, चलानी आती हैं, थोड़ा सा देख के सब समझ में आ जाता है। तो CHW, अगर कोई और कंपनी में आपने काम किया है तो उसकी भी डिटेल आपने डालनी है। जैसे मैंने CHW फोर्ज गाजियाबाद में काम किया है 5 साल, वहाँ क्या मशीनें थी, वही कंपनी की प्रोफाइल, मैन्युफैक्चर MS एल्यूमिनियम फोर्जिंग पार्ट्स ये बनाते थे वो। और वहाँ मशीन थी आयरन फाउंड्री, VTL वर्टिकल टर्निंग लेथ, CNC HMC VMC ड्रिलिंग हार्ड फोर्ड कंपनी है, हाईटेक मेक, CNC रोलिंग, ऑटो लेथ, मैनुअल लेथ, हाई कैपेसिटी की थी वहाँ पे, मिलिंग कन्वेंशनल, हाइड्रोलिक प्रेस 20 से 4000 टन न्यूटन में, मैनिपुलेटर, हैमर, स्टीम बेस, सा मेटल कटर, हीट ट्रीटमेंट मशीन, बॉयलर, कॉकपिट, इलेक्ट्रिक बेस 4 से 12 CFM का प्रेशर बार का बनाता था वो, होस्ट फुली ऑटोमेटिक MTB प्लांट था। कोई भी मेटल यूज़ करने से पहले हम उसका मेटल ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर उसका उपचार करते हैं। बेकिंग ओवन थी वहाँ, बॉन्डिंग एजेंट, अप्लाइंग मिक्सचर थे। डेंसो इंडिया से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था मेंटेनेंस से, तो डेंसो की प्रोफाइल ही आप देख ही रहे हैं इसमें। और फिर आगे डेंसो इंडिया लिमिटेड, CNC HMC VMC जो भी मशीनें हैं वहाँ पे मैंने देखी हैं, वो मैंने इसमें लिखी हुई हैं। और अपना लास्ट में ये अपने बारे में लिखें, और अपना होम टाउन उससे लिखें। कई बार सिलेक्शन में होम टाउन का भी बड़ा रोल होता है कि कोई बम्बे का अप्लाई कर देगा और चाहिए उसे अम्बाला में या चाहिए उसे लुधियाना में, तो जो आपके नियर बाई हो वहीं पे ही आप ये काम करें। आशा आपको इसमें कुछ अच्छा लगा होगा, जिससे कि आपकी मेंटेनेंस में किस तरीके से आप अपना CV बना सकते हैं, इससे आपको क्लियर कुछ हल्का फुल्का आपके दिमाग में क्लियर हुआ होगा। आशा आपको वीडियो पसंद आई होगी। कृपया
सब्सक्राइब के लिए तो मैं क्या कहूँ, मेरी तो तीसरी वीडियो है बस ये, दूसरी है, बल्कि तीसरी भी नहीं, दूसरी है, माफ़ करना। और इसके बाद फिर देखते हैं, बैकग्राउंड वगैरह सुधारेंगे। इसलिए आपका बार बार धन्यवाद, थैंक यू।